अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। तुर्की का यौम जमहूरिया, 4 साल कबल कुचली जाने वाली फौजी बगावत की यादें आज भी ताजा। क्या हाया सूफिया को मस्जिद बनाकर तुर्क सदर अवामी हिमायत हासिल करना चाहते हैं? क्या तुर्की में जमहूरियत खतरे में दिखाई दे रही है? वज़रा को कारकर्दगी के मशवरे, वज़ीर आला पंजाब पर मुकम्मल एतमाद। क्या उस्मान बुज़दार की कुर्सी खतरे में है? क्या तहरीक इंसाफ इत्तेहादियों को नए नाम पर राजी कर पाएगी? दियाबिर भाषा डैम की तामीरात का आगाज, रोशन पाकिस्तान का ख्वाब कब शर्मिंदा ताबीर होगा? भारत सियासी तन्हाई की जानिब गामजन है, पाकिस्तान मौके से कैसे फायदा हासिल कर सकता है? ये सवाल भी आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। और फिर औरतों के बाद बच्चों पर भी तेजाब गर्दी, कमजोर दफात मुल्जिमान के लिए रियायत का रास्ता, सख्त कानून का इत्तलाक कैसे होगा? ये सवाल भी आज के दस्तक का हिस्सा होगा। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीयत से कई दर्जे बेहतर है। शायद इन्हीं अल्फाज पर मोहरे तस्दीक सब करने के लिए तारीख ने वो वक्त भी देखा कि जब सड़कों पर बूटों की धमक और टैंकों की घन गरज अवामी मैंडेट पर धाक बैठा रही थी। यूं लग रहा था कि उस रात जमहूरियत एक डरावना ख्वाब बन जाएगी। महसूस हो रहा था कि जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। मालूम हो रहा था कि शायद देखते ही देखते आनन फानन सियासत में एक भूचाल सा आने वाला है, क्योंकि टैंकों और ट्रकों में सवार फौजी जवानों का मकसद ना तो किसी मुल्क को फतह करना था और ना ही अंकारा पर किसी दुश्मन के हमले का खतरा था। 15 जुलाई 2016 की शब तुर्क फौजों का मकसद जमहूरियत का खात्मा करके यहां फौजी इक्तदार के लिए राह हमवार करना था, लेकिन फौजी जवानों को यह तवक्को नहीं थी कि उनके इस ऑपरेशन की राह में कोई रुकावट होगी, बैरिकेड्स होंगे। जमहूरियत पर शब खून को नाकाम बनाने के लिए जवान अपने खून का नजराना देने के लिए तैयार होंगे। उस रात अंकारा ने तारीख इंसानी का एक नया बाब रकम किया। उन्होंने जमहूरियत पर कब्जा करने वाले फौजी टैंकों का रास्ता रोका। ये नौजवान टैंकों के आगे लेट गए। जमहूरियत की बका की खातिर 250 से ज्यादा तुर्क शहरियों ने अपनी जान का नजराना दे डाला, जबकि 2000 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। 15 जुलाई की शब तुर्क अवाम ने साबित किया कि बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरीयत से ज्यादा बेहतर है। उस दिन तुर्क अवाम जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम ही की मिसाल बन गए। 2017 में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उन 14 को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा था कि जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने वाले शहरियों के हाथों में बंदूकें नहीं बल्कि परचम थे। यकीनन कौमों की तरक्की और खुशहाली का रास्ता जमहूरियत है। दुनिया में हमेशा वही कौमें कामयाब होती हैं जो जमहूरी तर्ज अपनाती हैं, जो जमहूरी तरीक़ाकार अपनाती हैं, जहां जमहूर की आवाज़ को अहमियत दी जाती है। तुर्क अवाम ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इस कॉल को कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है दुरुस्त साबित किया। तुर्क अवाम ने तो कॉल बेनज़ीर की नज़ीर दुनिया के सामने रख दी, लेकिन पाकिस्तान में अवाम हमेशा जमहूरी हुकूमतों से कुना रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त -1 इन हाउस तब्दीली और नए इंतखाबात जैसे ऑप्शंस पर बहस की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इक़्तिदार संभाले तकरीबन 23 माह हो चुके हैं, मगर मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस और ख़राब माशी पॉलिसियों की दलदल है कि गहरी से गहरी तर होती चली जा रही है। तब्दीली की बाज़गश सुनाई दे रही है, मगर यह तब्दीली कब, कहां और कैसे मुमकिन है? ऐवान के अंदर तब्दीली लाना अपोजिशन जमातों के मुत्तहिद होने और मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर मुनहसर है। यकीनन तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर कोई बेहतर हिकमत अमली लाना चाहती है अपोजिशन, तो उनकी स्ट्रैटेजी के ऊपर मुनहसर है, मगर शायद अपोजिशन जमातें खुद भी कई तजादात का शिकार हैं, बहुत कंफ्यूज हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों से नाला है। बिलावल भुट्टो ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात की, मगर शायद नून लीग ऐसे किसी भी ऑप्शन पर अमल करने को तैयार नहीं है। और हमारे ही प्रोग्राम में शाहिद खान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ने तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन के तासुर की नफी भी की थी। वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। 1/3 से आप मूव कर सकते हैं, वो नंबर तो हमारे पास हैं। अब बात यह है कि क्या तहरीक अदम एतमाद का जो निज़ाम है उसके तहत अब तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कर सकते हैं? नहीं, मेरा इसमें ज़ाती ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने 172 मेंबर प्रोड्यूस करने होते हैं असेंबली में। यहाँ जो हुकूमत है वो नैब को भी इस्तेमाल कर रही है, आज वो पुलिस को भी इस्तेमाल कर रही है। वो मेंबर उठाकर ले जाएगी तो तहरीक अदम एतमाद वहीं रह जाएगी। जो 1989 की तहरीक एतमाद थी उसमें भी यही हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑपोजिशन की बड़ी जमात नून लीग से राब्ते तेज करने की कोशिश की, पंजाब में डेरे डाले। बिलावल भुट्टो पंजाब में रहकर लीगी क़यादत से मुलाकातों के लिए कोशिशें करते रहे, मगर उन्हें मुलाकात का मौका नहीं मिला है।
इसी सूरत हाल में सियासी जमातों की जानिब से कोई मरबूत मुहिम चलाने की तवक्को नहीं की जा सकती है। दूसरी जानिब वजीर आजम को इस बात का इदराक है कि हुकूमत की बका कारकर्दगी से मशरूत है। अगर हुकूमत रहेगी तो अपनी कारकर्दगी की वजह से रहेगी, और कारकर्दगी दिखाने के लिए वजीर आजम ने वज़रा को 6 माह का वक्त दिया है। वजीर आजम ने वज़रा को 2 टोक अंदाज में कहा है कि इस्लाहात लाएंगे तो ही बचेंगे, अगर रिफॉर्म्स होंगी तो हुकूमत बचेगी। अब सवाल पैदा होता है कि इस्लाहात का यह अमल कब, कैसे और फिर कहां से शुरू होगा। क्या वफाकी काबीना से तब्दीलियों का आगाज होगा? क्या उखाड़ पिछाड़ देखा जाएगा? क्या कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं, या फिर पंजाब से, सबसे बड़े सूबे से तब्दीली की लहर उठेगी? इस वक्त मीडिया में वजीर आला पंजाब की तब्दीली के हवाले से खबरें चल रही हैं। जराए कह रहे हैं कि वजीर आला पंजाब की तब्दीली ज़ेर गौर है, लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या वजीर आजम अपने इंतहाई करीबी और काबिल एतमाद इंतखाब को वजारत आला के मनसब से हटाने के लिए राजी हो चुके हैं? वजीर आजम उस्मान बुज़दार को अपना बेहतरीन इंतखाब करार देते रहे हैं। वजीर आला पंजाब को वजीर आजम पाकिस्तान वसीम अकरम प्लस भी कहते हैं। वो उनकी झोली में किस तरह अपने एतमाद का वोट डालते रहे हैं, बारहा क्या कहते रहे हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। कहते हैं जी वो आपने इमरान खान ने शुरू में बड़ा मजा है कि जी आपने किसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये चीफ मिनिस्टर सादा आदमी है, कोई बड़ा ड्रामे नहीं है, कोई बड़ी बड़ी टोपियां पहन के नहीं फिरता, गमबूट सी पहनता, सादा आदमी है। और फिर आज ही है, सबसे मिलते हैं, ऐसे करके हाथ नहीं मिला। ये पहले बता दें कि पंजाब में जो अभी आपने बताया कि टोटल कंफर्म पेशेंट हैं, वो किन किन शहरों में हैं, ये प्लीज बता दें। उसकी डिटेल हम आपको बता देते हैं, पहले डॉक्टर साहब बात कर लें। वहाँ पर आईजी साहब से इस्लाम लेना शायद आप भूल गए, वो बेध्यानी थी या आपने देखा नहीं क्या? नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। अब वज़ीर आज़म की नज़र में उस्मान बुज़दार सूबे के मामला चलाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन गुज़श्ता 22 माह का जायजा लिया जाए तो चारों सूबों के मुकाबले में पंजाब में बैड गवर्नेंस, करप्शन और रिश्वत के वाकयात में इजाफा देखा गया है। न सिर्फ ऑपोजिशन बल्कि इत्तेहादी और खुद पीटीआई के एमपीएस ने भी सूबे के हालात पर अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन वज़ीर आज़म हर बार उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार करते रहे हैं। बहरहाल सूबे में कारकर्दगी की बुनियाद पर ही तहरीक इंसाफ हुकूमत के मुस्तकबिल का तयन किया जा सकता है। डिलीवरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, और उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पीटीआई के इंतखाब पर सवाल बन चुकी है। सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ पंजाब में तब्दीली के लिए तैयार है? क्या इत्तेहादी जमातें नए नाम पर मुत्तफिक हो पाएंगी? क्या पंजाब में तब्दीली के लिए मुतहर्रिक हो सकती है? इन तमाम तर मामला पर बात करने के लिए इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। इस वक्त पंजाब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, तब्दीली की बाज़गश्त है। आपकी नज़र में ये खबरें किस हद तक दुरुस्त हैं सर? ये तब्दीली जो है ये आसान नहीं कर रहा। इसकी वजह है कि कोalition गवर्नमेंट है और चंद लोगों की मेजॉरिटी है। तो चौधरी परवेज राय स्पीकर हैं, वो अलायंस में उनसे, वो उस्मान बुज़दार साहब को ही प्रेफर करते हैं कि अगर या तो वो खुद आए तो और बात है, लेकिन अदरवाइज उनको उस्मान बुज़दार शूट करता है। तो इस सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी अपसेट करेंगे एप्पल कार्ट को। ये और बात है कि चौधरी परवेज राय को वज़ीर आला बना दें तो उनका मसला हल हो जाता है, पक्का हो जाता है कि वफाक में भी उनका पक्का हो जाता है। तो वो एक और कहानी होगी जो आजकल अफवाह उड़ी हुई है। दूसरे जुल्फी बुखारी के साथ कजन है अटक से, नाम मुझे इस वक्त उनका जन से निकल रहा है, वो भी एमपी है, उनका भी नाम जो है गर्दिश कर रहा है। लेकिन असल बात यह है कि उस्मान बुज़दार साहब से जो शिकायत है वो पूरी मुल्क में जो गवर्नेंस है उसके हवाले से ही होनी चाहिए, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब तो कॉर्नर की वजारत है, ये तो सारा कुछ सेंटर से किया जा रहा है और वहाँ बाकी जगह कौन सी अच्छा को दूध की नहरें बह रही हैं जो आप कहें पंजाब में तो मामला बिल्कुल। लेकिन आरिफ निज़ामी साहब, आपको वज़ीर आज़म की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो तकरीर याद होगी जो बजट को कंक्लूड करते उन्होंने की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि रिफॉर्म्स करेंगे, इस्लाहात करेंगे, करेक्टिव मेजर्स होंगे तो बचेंगे। यानी वज़ीर आज़म को इस बात का इदराक तो हो गया है कि अब इस्लाहात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। वो इस्लाहात वफाकी काबीना के अंदर की जाए, वहाँ से आगाज़ हो या फिर पंजाब से शुरू हो। तो ये भी कहा जा रहा है कि मुक़्तदर हलकों से भी कुछ मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आज़म की और मैसेज बड़ा क्लियर है
और कन्वेड है ऑलरेडी कि पंजाब से कुछ तब्दीली आने वाली है? 22 महीने से वो यही कह रहे हैं कि मैं आया ही तब्दीली लाने के लिए हूँ, रिफॉर्म के लिए, लेकिन वो लेके नहीं आया। जहाँ तक बुज़दार साहब का तल्लुक है, ये आपने ठीक कहा कि शुरू से ही इनके बारे में रिजर्वेशन मौजूद थी, यहाँ है, आप समझ लें। तो ये ग्राउंड रियलिटी से होते हुए इतना आसान नहीं है उनको बदलना। अच्छा निज़ामी साहब, मुश्किल क्या है? देखिए, पंजाब की गवर्नेंस, डिलीवरेंस, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान तो है और शुरू दिन से है। उस पर इत्तेहादी भी सवाल उठाते रहे हैं, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वफाकी वज़रा भी सवाल उठाते रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी बारहा कहा है, फिर कुछ MPs हैं वो भी सवाल उठाते रहे हैं, फिर चीफ मिनिस्टरशिप की दौड़ के अंदर भी बहुत सारे लोग शामिल रहे हैं, मुख्तलिफ नाम आते रहे हैं, जैसे अलीम खान साहब सीनियर सूबाई वजीर रहे हैं, उनके हवाले से कहा जाता रहा। फिर अब खबरें आ रही हैं कि अलीम खान साहब भी उस दौड़ के अंदर मजबूत उम्मीदवार हैं। मियां असलम इकबाल के हवाले से भी आता रहा, फिर मखदूम हाशिम जवां बख्त के हवाले से भी नाम सामने आता रहा, जो खुसरो बख्तियार के भाई हैं। और फिर आप बता रहे हैं कि जुल्फी बुखारी साहब के जो रिश्तेदार हैं अटक से, उनके हवाले से भी बात सामने आ रही है। और फिर इतना मुश्किल क्यों है इसमें आरिफ निज़ामी साहब तब्दीली के हवाले से कि किसी और नाम पर इत्तफाक क्यों नहीं हो सकता है? क्या उसमें इत्तेहादी आड़े आ जाते हैं, खासतौर पर काफ लीग आड़े आ जाती है? काफ लीग आड़े आ रही है ना, कंसेंसस होना चाहिए। अगर तो काफ लीग जो है परवेज इलाही साहब का भी नाम प्रदेश कर रहा है, वो आ जाए तो मसला हल हो जाता है। लेकिन वो भी एक अजीब सी सूरत हाल होगी। पहले हुआ पंजाब में करके कि उनका तलक एक माइनॉरिटी पार्टी अलायंस से और जो PTI से नहीं है, वो तो आया। PTI जो है एक ऐसी पार्टी जिसकी वजह से वैसे तो उनकी कोalition का बकाई इसमें, वो ये इतना बड़ा स्टेप लेंगे तो अगर देखा जाए तो मेरा तो ख्याल है कि ये बड़ी सोच समझ के इनको फैसला करना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है कि बुज़दार साहब की जितनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है वो सबके सामने है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, एक डिसाइसिव मोमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सीनियर साहब आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये फैसला करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए कोई आसान फैसला नहीं होगा कि क्या किया जाए और किस तरह से तब्दीली लाई जा सके। बाज़गश तो उठती है इस हवाले से, चहमगोइयाँ भी होती हैं। एक बार फिर मार्केट के अंदर ये न्यूज़ बड़ी गर्म है कि वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के हवाले से कहीं पर बातचीत चल रही है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, मुतबादिल क्या हो सकता है, ये उससे बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि इस हवाले से किस उम्मीदवार पर कंसेंसस होगा, न सिर्फ इत्तेहादियों का, क्योंकि पंजाब के अंदर काफ लीग एक बहुत बड़ी इत्तेहादी है। अगर उसमें वज़ीर आला के उम्मीदवार जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं चौधरी परवेज़ इलाही, वो आ जाते हैं, तो क्या फिर यहाँ से कोई तब्दीली की लहर के बारे में कोई काउंटर स्ट्रैटेजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी हो सकती है? क्या नून लीग मुतहर्रिक हो सकती है? बारकैफ इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब कौमी असम्बली के अंदर तहरीके अदम एतमाद की बात करते हैं और स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की बात करते हैं, तो साथ ही वो पंजाब में डेरे डाल लेते हैं, यहाँ पर मुतहर्रिक होते हैं, ऑपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा राब्ते किए जाते हैं ऑपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई मस्बत जवाब नहीं मिलता है। ये भी एक अटल हकीकत है। ये कहा जाता है कि आप वर्चुअल इजलास में आ जाएं, आप कोई मीटिंग कर लें, लेकिन उस पर भी इत्तफाक नहीं हो पाता है और फिर ख्वाजा आसिफ को आगे कर दिया जाता है और उनसे ऑपोजिशन लीडर का काम लिया जाता है। लेकिन इस तरह से जब तक ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा डिवाइडेड रहेगी, जब मामलात रहेंगे, तो यकीनन ऑपोजिशन तो इस पोजीशन में नहीं होगी कि कोई चेंज लाई जा सके। क्योंकि एक तरफ तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है कि ना तो तहरीक अदम एतमाद चाहती है, ना इन हाउस चेंज चाहती है। उनको तो सिर्फ नए इंतखाबात चाहिए, नए इलेक्शन चाहिए। दूसरी तरफ इस तमाम तर सिनारियों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब के अंदर अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना, डिलीवरेंस को बेहतर करना, स्ट्रांग होना, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और शायद ये तमाम तर बातें जिसके हाथ में पंजाब की कमान है, उस पर भी बहुत ज़्यादा मुनासिर हैं। बारकैफ यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने द्यामिर भाषा डैम के तामीराती कामों का जायज़ा लिया है। इस हवाले से आलमी तनाजुर में जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन इसकी क्या है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने द्यामिर भाषा डैम के तामीराती काम का जायजा लिया। उनके हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI जनरल फैज हमीद और CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा भी थे। वज़ीर आज़म ने द्यामिर भाषा डैम की जल्द अज जल्द तामीर की जरूरत पर जोर दिया
और इमरान खान की कोशिश है कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके पाकिस्तान के अंधेरे दूर किए जाए। ये मंसूबा पाकिस्तान में पन बिजली का तीसरा बड़ा मंसूबा है। अगर इस मंसूबे का जायजा लिया जाए तो द्यामिर भाषा डैम का मंसूबा कई दहाइयों से जेर गौर है। पहली मरतबा इस मंसूबे की तजवीज़ 1980 की दहाई के आगाज में जेर गौर आई थी। डैम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहली मरतबा 2004 में तैयार की गई, जबकि 2005 से 2008 के अरसे में इस असना में दोबारा इसकी फिजिबिलिटी और डिजाइन पर काम हुआ। 2008 में एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जिसमें चारों सूबों और विफाक के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, उसमें डैम की तामीर की बाकायदा इजाजत दे दी गई थी। इसको ऐसा मंसूबा करार दिया गया जिस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। द्यामिर भाषा डैम मंसूबे की एक से जायद मरतबा बाकायदा सरकारी सतह पर इफ्तिताही तकाकीद हो चुकी हैं, जिनमें मुख्तलिफ अदवार के सरबराहान ममलिकत ने शिरकत की। इस मंसूबे का संग बुनियाद अगर देखा जाए तो 1998 में रखा गया। उस वक्त के वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसका संग बुनियाद रखा था। अप्रैल 2006 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, जबकि 2007 में साबिक वजीर आजम शौकत अजीज इस मंसूबे का संग बुनियाद रख चुके हैं। जबकि द्यामिर भाषा डैम का एक और संग बुनियाद 2011 में साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने भी रखा था। 2016 में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर मंसूबे के लिए मुआशी मंसूबे को मंजूर करते हुए हुक्म दिया था कि 2017 के इख्तिताम से कबल इस मंसूबे पर काम शुरू किया जाए। इसी साल चीन के साथ इस मंसूबे को CPEC में शामिल करने पर बात हुई। इसके लिए बाकायदा टेंडर भी जारी कर दिए गए थे, मगर बाद में इस टेंडर को मनसूख कर दिया गया था। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हुकूमत पाकिस्तान को हुक्म दिया था कि मुल्क में पानी और बिजली की कमी को खत्म करने के लिए फिलफौर द्यामिर भाषा डैम समेत दीगर मंसूबे शुरू किए जाएं। इस मौके पर उन्होंने अदालत में रिमार्क्स देते हुए यह भी कहा था कि वो रिटायरमेंट के बाद डैम मंसूबों के लिए काम करेंगे। डैम मंसूबों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत पाकिस्तान ने अलग अलग चंदा मुहिम की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर चंदा मुहिम की दी गई तफसीलात के मुताबिक मजमूई तौर पर 12 अरब 17 करोड़ 50 लाख 81,380 रुपए जमा हो चुके हैं। अगर इस मंसूबे की लागत की बात की जाए तो इसकी तामीर पर मजमूई लागत का तखमीना 406.5 अरब रुपए है और ये 2028 में मुकम्मल होगा अगर काम की रफ्तार इसी तरह से जारी रहती है। मजमूई लागत में ज़मीन की खरीदारी, मुतासरीन की आबादकारी, मकामी लोगों की माशी और माशरती तरक्की के लिए एतमाद साजी के इक़दाम पर मबनी मंसूबे, मेन डैम और बिजली घरों की तामीर। डैम में पानी जखीरा करने की मजमूई सलाहियत 8.1 मिलियन एकड़ फिट, जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 4,500 मेगावाट होगी। मंसूबा हर साल नेशनल ग्रिड को 18 अरब 10 करोड़ यूनिट कम लागत पन बिजली मुहैया करेगा। डैम की तामीर से 16,500 मुलाजमतें और 4,500 मेगावाट पन बिजली भी पैदा होगी। इस मंसूबे से 12 लाख एकड़ ज़राई अराजी भी सैराब होगी, जबकि तरबेला डैम की जिंदगी 35 बरस इस मंसूबे की वजह से बढ़ जाएगी। पाकिस्तानी तारीख के इस अजीम मंसूबे पर दुश्मन भी निगाहें जमाए हुए हैं। भारत ने मुतअद्दिद बार इस मंसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश की है, लेकिन अब जबकि इसकी तामीर का आगाज हो चुका है तो भारत की जानिब से खतरात भी बढ़ गए हैं। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पर भी मुकम्मल निगाह रखे हुए हैं। भारत जिसे नेपाल और चीन की जानिब से सुबकी का सामना करना पड़ा, जबकि चाबार मंसूबे से ईरान ने भी छुट्टी करा दी है, वहां से भी नो लिफ्ट का बोर्ड लग चुका है। अब ईरान CPEC मंसूबे का हिस्सा बन चुका है। ये बदलता बैनुल-अक़वामी मंजरनामा भारत को सियासी और सफारती तौर पर तन्हाई का शिकार बना रहा है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में भी इजाफा हो गया है। सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान भारत को मजीद तन्हाई का शिकार बना सकता है? क्या CPEC के समरात पाकिस्तान अंदाज में समेट सकता है? बदलते आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का दायरा कार क्या हो सकता है? इन तमाम तर उमूर पर बात करने के लिए इस वक्त बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने द्यामिर भाषा डैम पर तामीराती कामों की रफ्तार का जायजा लिया है और द्यामिर भाषा डैम के हवाले से अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो डॉक्टर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 98 में मियां नवाज शरीफ ने संगे बुनियाद रखा, उसके बाद फिर 2006 में मुशर्रफ दौर के अंदर तामीर का ऐलान किया गया। 2006 में ही शौकत अजीज साहब जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उन्होंने संगे बुनियाद रखा। फिर 2 मई 2019 को इमरान खान साहब ने संगे बुनियाद रखा और आज उसी सिलसिले की कड़ी है कि वो तामीराती कामों का जायजा ले रहे हैं। यानी बार बार हमने देखा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज होती रही हैं, लेकिन इसकी हम उम्मीद करते हैं कि अब ये सिलसिला जिसे कहते हैं ना कि तोड़ चढ़ना एग्जीक्यूट भी हो सके, तामीराती काम जो है मुकम्मल भी हो सके। लेकिन हमारे जो जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन के हवाले से इस पर्सपेक्टिव के अंदर भी खासी अहमियत इख्तियार कर गया है ये, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज इसके साथ इन्वॉल्व हैं और फिर हमें अपनी सिक्योरिटी ट्रूप्स भी वहां ज्यादा डिप्लॉय करना पड़ रही हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में, इस तनाजुर में आप इस मंसूबे को किस तरह से देखते हैं डॉक्टर साहब?
देखिए, जैसे आपने भी जिक्र किया, मुझे तो बचपन से याद है कि ये जो प्रोजेक्ट है शुरू हो रहा है, तो मुझे उस वक्त जगाइएगा जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए। मेरे ख्याल में अहमियत तारीख में इस बात की होगी कि इसका आखिर में इसको जब ये मुकम्मल हो जाएगा तब इसका फीता कौन काटेगा। आगाज़ करना मेरे ख्याल में एक रवायत बन गई है हर वज़ीर आज़म की, लेकिन अच्छी बात है, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक इसका पस मंज़र है जियो पोलिटिकल, मेरे ख्याल में इसको मेरी नज़र में तो ये इसकी डोमेस्टिक अहमियत ज़्यादा है बनिस्बत इसकी इंटरनेशनल अहमियत से। इंटरनेशनल अहमियत है, लेकिन हमें फोकस जो है डोमेस्टिक पे ही करना चाहिए। यकीनन इस वक्त जो है एक हमारा जो पूरा खित्ता है वो एक ऐसी कश्मकश में है कि उसमें पावर स्ट्रगल्स भी हैं और पावर चेंज भी है। चीन का हम राइज देखते हैं, भारत से कशीदगी जो हमेशा ही होती थी वो बहुत पहले से बढ़ गई है। दूसरी तरफ भारत और चीन की भी कशीदगी बढ़ गई है। दूसरी अगर आप जानिब देखें तो ईरान के साथ जो हमारे भी ताल्लुकात हैं और हमारे खित्ते के दूसरे ममालिक के ताल्लुकात हैं वो तमाम फ्लक्स में है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त इतना ज़्यादा तगय्युर है हमारी बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में कि उस पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन अहम बात मेरी नज़र में ये है कि हमें कमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तगय्युर का मतलब ये होता है कि आपको ये नहीं पता कि ये वाली किस करवट आखिर में बैठेगी चीज़। इसलिए पाकिस्तान को सिर्फ फोकस रखना चाहिए अपने मफादात पे और अपने अवाम के मफादात। डॉक्टर साहब, तगय्युर का लफ्ज़ आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है कि अनसर्टेनिटी है, अनप्रडिक्टेबिलिटी है, कुछ भी यकीनियत के साथ नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे में इस वक्त जो ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है, ख़ासतौर पे अगर चाबार मंसूबे को देखा जाए तो उसमें डिलीशन के बाद इंडिया की उसमें चाइना ने ईरान को शामिल किया है और इंडिया को खुसूसन अभी रीसेंट पास्ट के अंदर काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। वो नेपाल का फ्रंट हो, वो चाइना का फ्रंट हो, या फिर इंडिया के अपने अंदर की सिचुएशन हो, वहाँ पर बीजेपी को जिस तरह की हजीमत उठाना पड़ रही है वो भी सबके सामने है। और फिर हमारे यहाँ भी बार बार ये कहा जाता रहा है कि कोई मिस एडवेंचर कर सकता है इंडिया। तो इस तमाम तर सिनारियों में आप इंडियन पर्सपेक्टिव में किस तरह से देखते हैं? ऑब्वियसली अगर ऐसा नेबर हो जिसके साथ आपकी बनती नहीं है और वो प्रोग्रेस करने की तरफ जा रहा हो, कोई ऐसा मंसूबा लगाने की तरफ, तामीर करने की तरफ जा रहा हो, तो यकीनन वो तो एक आंख नहीं भाएगा, खासतौर पे भारत को। हो सकता है। देखिए, दो चीज़ें यहाँ, एक तो ये कि भारत खुद क्या करेगा और दूसरा ये कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये सोचते हुए कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। सो बहुत कुछ जो भारत में हो रहा है उसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पे उसका असर ज़रूर है, लेकिन उसका डायरेक्ट ताल्लुक हमसे नहीं है। मतलब ये कि इस वक्त भारत और चीन के माबैन हमें एक जो कशीदगी नज़र आई, और कशीदगी से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आई, उसका ताल्लुक जो है वो चीन की राइज से भी है और भारत जो है उसका रिस्पॉन्स भी है। जो मोदी साहब खुसूसन उनकी एक ये इंडिया राइजिंग वाला नैरेटिव है, जिससे उन्होंने कश्मीर पे भी चेंज की, उन्होंने दूसरे ममालिक के साथ उस अपने ताल्लुकात को तब्दील करने की कोशिश की और एक तरह से एक मोहल्ले का बड़ा चौधरी बनने की कोशिश की। तो हमें नज़र ये आ रहा है कि उस पे एक रिएक्शन आया, ना सिर्फ वो चीन से आया लेकिन इवन वो नेपाल से आया, वो श्रीलंका से आया, वो हल्का सा बांग्लादेश से भी आया, पाकिस्तान से तो आता ही है। तो एक तो वो तगय्युर है भारत में। अब उसकी वजह से भारत क्या करेगा पाकिस्तान के साथ भी या दूसरों के साथ भी, ये मेरे ख्याल में खुद तगय्युर में रहेगा। सो पाकिस्तान को चौकस रहना चाहिए, पाकिस्तान को केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जो है हम टोटली फोकस हो जाएं सिर्फ भारत वाले इशू पे, क्योंकि जो तगय्युर होता है उसमें तमाम जब पार्टीज तब्दील हो रही हैं तो इस वक्त जो है उसमें हमारे ताल्लुकात जो भारत से हैं उसका ताल्लुक इससे भी है कि हमारे साथ ताल्लुकात चीन से कैसे रहेंगे जो हमें अच्छा है, लेकिन इससे भी है कि हमारे ताल्लुकात ईरान से कैसे रहेंगे। और इसमें आप अफगानिस्तान को भी ना भूलिए, क्योंकि ये तमाम जो गेम्स हैं उसमें भारत का एक पहलू जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते से भी आता है। तो इसमें मेरे ख्याल में अगर कोई बॉटम लाइन है तो वो चौकस रहने की है, वो केयरफुल रहने की है, लेकिन वो ये नहीं है कि हम या डर के या खौफ में दूसरों में मुल्क में खौफ फैला दें कि जनाब भारत से कुछ होने वाला है, क्योंकि ये भी याद रखें कि भारत के ऊपर इस वक्त और भी कई प्रेशर्स हैं। सो सिर्फ ये नहीं है कि वो पाकिस्तान पे क्या कर सकता है, ये भी है कि दूसरे ममालिक उसके साथ क्या बर्ताव करेंगे। और खुसूसन मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान और भारत के जो भी ताल्लुकात हैं कम से कम अगले महीनों में और कुछ सालों में उस पे चीन का जो साया है वो बढ़ता ही नजर आएगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, सेनेटर रज़ा रब्बानी ने आज सेनेट इजलास के अंदर हमारी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी बात की है कि शायद फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करने की ज़रूरत है, रीओरिएंट करने की ज़रूरत है। जैसे आप ये कह रहे हैं कि तगय्युर आ रहा है, एक चेंज है, तो उसमें हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। तो क्या हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को फिर से देखने की ज़रूरत है, असर नौ जायज़ा लेना चाहिए? क्योंकि एक तरफ चीन है, उसके साथ ईरान शामिल हो रहा है, फिर यकीनन रशियन ब्लॉक भी है, या अब गवादर हमारे लिए गेम चेंजर ज़रूर है जिसमें चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है। तो इस तमाम तर इस ग्लोबल सिनेरियो के अंदर, ख़ासतौर पे हमारे इस खित्ते को देखते हुए, आपको क्या लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की समत अब क्या होनी चाहिए? देखिए, फॉरेन पॉलिसी को तो हमेशा गौर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये डायनामिक है, दुनिया तब्दील होती है और आपको किसी एक वक्त सिर्फ नहीं, हर वक्त उस पर नज़र रखनी चाहिए कि जनाब अब जो भी हालात जहाँ भी हो रहे हैं उससे हम कैसे डील करेंगे। तो उस हद तक तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही है। दूसरी बात मैं गुजारिश सिर्फ ये करूँगा कि पाकिस्तान के मसले में खुसूसन फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक जो है वो डोमेस्टिक पॉलिसी से। अगर आपकी अंदर की सियासत बिखरी भी होगी तो आपको बाहर कोई जो है वो लिफ्ट नहीं कराएगा, और यही हम देख रहे हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया को नजर आ रहा होता है कि अंदर आप क्या कीचड़ उछाल रहे हैं। और इसमें मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, हमारा जो तगय्युर है अंदर का, वो इतना वाज़ेह है दुनिया पे कि वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को खुद ही कमज़ोर कर देता है। लेकिन जनरली हाँ, यकीनन नज़र रखनी चाहिए, लेकिन तब्दीली का जब हम कहते हैं कि ये तब्दील कर देना चाहिए, तो ये अगर ख्याल है कि जनाब अच्छा अब चीन राइज कर रहा है तो हमें जो है अमेरिका से कहें कुट्टी कुट्टी, और चीन से कहते हैं आओ यार हम आपके और गले मिल जाते हैं। मेरे ख्याल में तगय्युर के वक्त पे ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी हमेशा नेशनल इंटरेस्ट पे बेस होनी चाहिए, और तगय्युर के दौर में ये नज़र होनी चाहिए कि जो भी तब्दीलियाँ हो रही हैं, हम किसी ऐसी गलती में ना फंस जाएं एकदम कि एक की साइड ले लें दूसरे की छोड़ दें, कि जब तब्दीलियां होती रहें तो हम अपने आप को गलत साइड पे फाइंड करें। सो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा ज़ेरे बहस और ज़ेरे गौर होना चाहिए, लेकिन ये वक्त ये नहीं है कि आप साइड चूज़ करें। ये वक्त ये है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट चूज़ कर लें कि जनाब हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, जनाब हम जो हैं किसी दूसरे की जंगें नहीं लड़ेंगे, हम हमारे अपने मसले बने हैं, लेकिन हम पाकिस्तान का इंटरेस्ट फोकस करें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, यानी हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है, उसको देखते हुए कीपिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट इंटैक्ट, आपको क्या लगता है कि हमारी फिर मॉडरेट पॉलिसी क्या होनी चाहिए इन तमाम तर ग्लोबल प्लेयर्स के दरमियान में? हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान को? देखिए, मेरे ख्याल में पहला फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड गोल जो है वो होना चाहिए, जिसको मैं कहता हूँ नीवे रहना। मतलब ये कि अगर तगय्युर है और इलाके में जो कशीदगी बढ़ती है तो हम उस कशीदगी के मलबे में नहीं फंसना चाहते। ठीक है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे अपने मसाइल जो हैं, इकोनॉमिक हों चाहे वो दूसरे हों, वो इतने ज़्यादा हैं कि पहली पॉलिसी ये होनी चाहिए कि यार झगड़े जो हो रहे हैं उनसे कम से कम ये फैसला कर लो कि उसका जब मलबा गिरे तो हम पे ना गिरे, ना अमेरिका की तरफ से गिरे, ना चीन की तरफ से गिरे, ना इंडिया की तरफ से गिरे, हम अपने फोकस कर सकें। दूसरा ये है, उससे बढ़ के अगर तीन में चीज़ें कहूँ, दूसरी चीज़ ये है कि हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम दोस्ती और अलायंस की डिप्लोमेसी करें, क्योंकि जब तगय्युर होता है तो आपको ज़्यादा दोस्त चाहिए होते हैं। आपको ईरान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी, चलो भारत तो जो है मुश्किल है, लेकिन चीन के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अफगानिस्तान हो, ईरान हो, गल्फ के ममालिक हो, वेस्ट हो, यूरोप हो या अमेरिका हो, उन तमाम के साथ हमें ज़्यादा अलायंसेस, और ज़्यादा अलायंसेस तो नहीं, दोस्ती चाहिए, क्योंकि जब तगय्युर है वी डोंट नो कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। अच्छा, और आखिरी एम्बिशियस गोल अगर है तो सालसी का है। सालसी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वी शुड बी एन एक्टर फॉर पीस। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। एज फार एज अफगानिस्तान इशू इज कंसर्न, तो वहाँ पर अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती बड़ी डिपेंडेंट है अफगानिस्तान के ऊपर। और दूसरी तरफ अगर वो जो CPEC वाला मामला देखा जाए गवादर का, तो वहाँ सिर्फ चीन नहीं है, बल्कि आपने देखा कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहे हैं वहाँ सऊदी अरब भी अपना रोल प्ले करना चाहता है, वहाँ ईरान भी उसमें पार्टनर हो रहा है। तो ये ब्लॉक भी तो ऑब्वियसली मजबूत होता चला जा रहा है। तो ऐसे एंड में जहाँ हमारी ट्रेड इसके साथ जुड़ी हुई है, हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक कंसर्न्स चीन के साथ, ईरान के साथ और दीगर कंट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में अमेरिका को आइसोलेट किया जा सकता है? क्योंकि अमेरिका भी इस पे ऑब्वियसली नज़र तो रखे हुए है। देखिए, दो चीज़ें, एक आपने कहा कि हमारी वो है अमेरिका के साथ जो अफगानिस्तान पे एक डिपेंडेंट यकीनन है। अफगानिस्तान में पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरेस्ट पाकिस्तानी है। अमेरिका रहे या ना रहे अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान तो हमारा नेबर रहेगा, उसको तो हम नहीं तब्दील कर सकते।
और जिस किस्म के ताल्लुकात हैं वो भी नहीं तब्दील कर सकते, जिस किस्म की एक जियोग्राफी है उसको तब्दील नहीं कर सकते। सो हमारा अपना इंटरेस्ट है कि अमेरिका रहे ना रहे, भारत उसमें कुछ करे या ना करे, अफगानिस्तान हमारा एक बहुत अहम नेबर है और उससे हमारे ताल्लुकात जो हैं अच्छे होने चाहिए। ये तो हो गया रूल नंबर 1। दूसरा ये है कि जो बचना है मेरे ख्याल में वो ये है कि जो अमेरिका और चीन की कशीदगी और एक कॉन्फ्लिक्ट है जो बढ़ेगा अगले सालों में, यकीनन बढ़ेगा, एक राइजिंग पावर है, एक डोमिनेंट पावर है, तो वो आपको नजर आएगा। हमें इसके मलबे में नहीं पड़ना, हमें ये नहीं, मेरे ख्याल में हमारा कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अमेरिका को भी और चीन को भी इस तरह डील करें कि वो हमें कोई साइड ना लेनी पड़े। ये ना करना पड़े कि यार हम इसकी साइड पे हैं, हम उसकी साइड पे नहीं है, वरना आप कोल्ड वॉर पे वापस चले जाएंगे। इन अ वे चीन के लिए भी और अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान की अहमियत ये है, और हमें करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमारी अहमियत ये होनी चाहिए कि हम दोनों से बात कर सकते हैं। उसकी ज़रूरत अमेरिका को भी है, उसकी ज़रूरत चीन को भी है। तो इन अ वे अगेन सबसे मुश्किल डिप्लोमेसी यही है कि हम जल्दबाजी में साइडें ना चेंज कर लें, ना इस तरफ ना उस तरफ। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, चंद रोज पहले वजारत खारजा की जानिब से एक वीडियो इशू की गई जिसमें सफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियां, खासतौर पे इस रजीम के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के अंदर जो सफारती महाज पर कामयाबी मिली उस पर मबनी एक वीडियो रिलीज़ की गई और फिर उसको सेलिब्रेट किया गया। आप करंट रजीम की जो सफारती कामयाबियां हैं उसको किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि क्या वाकई इस काबिल हैं कि उनको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए? देखिए, मैंने वो वीडियो तो नहीं देखी तो मैं उस पर तो नहीं कमेंट कर सकता। दूसरी चीज़ ये कि हुकूमत कोई भी हो, ये हो या दूसरी हो, उससे जाहिर है आप सिर्फ यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपनी अच्छाइयाँ बताएं। ये एक्सपेक्ट करना कि ये हुकूमत कहे जी हमने बड़ा बुरा काम किया है किसी भी मुल्क में किसी भी हुकूमत से, वो तो हमाकत होगी। तो यकीनन कोई भी हुकूमत हो, कोई भी वजारत हो, वो जो है जब हाईलाइट करेगी तो अपनी अचीवमेंट्स करेगी। बट हाउ डू यू सी द परफॉर्मेंस ऑफ दिस गवर्नमेंट इन कंपैरिजन विद द अदर्स? मतलब माजी की हुकूमतों से किस तरह से आप उसका तकाबली जायजा करते हैं? जहाँ तक रिपोर्ट कार्ड की बात है तो मेरे ख्याल में अगर मेरी अपनी राय ये है कि इस हुकूमत की अगर कारकर्दगी किसी भी इलाके में निस्बतन बेहतर रही है तो वो फॉरेन अफेयर्स ही है। उसमें आप देखें कि एक वक्त वो भी आया कि जब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं कुछ बेहतर हुए। ये नहीं है कि उसमें चैलेंजेस नहीं आए या गलतियां नहीं हुई, यकीनन हुई, लेकिन ओवरऑल आई वुड से कि देर ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सेलिब्रेट किया जा सकता है। जब भारत की तरफ से हमला हुआ तो मेरे ख्याल में उसकी हैंडलिंग, जो उनका पायलट था उसको वापस करना, ये एक दबंग बात थी और एक मजबूत बात थी और एक अच्छी बात थी जो की गई। जो आपने कॉरिडोर करतारपुर पे ओपन किया वो एक अच्छी बात थी। फैटफ पे शायद वहाँ हम नहीं पहुँच सके जहाँ हम पहुँचना चाहते थे, लेकिन कोशिश रही। तो कहने का मकसद ये कि रिपोर्ट कार्ड हमेशा मिक्स होता है, लेकिन ऐसा यकीनन है कि कामयाबियाँ भी हैं। मेरी अपनी नज़र में सबसे बड़ी कामयाबी शायद ये है कि एक फॉरेन मिनिस्टर हैं और फॉरेन अफेयर्स को एक बार फिर एक तरह से ज़्यादा अहमियत दी गई, और उसकी शायद एक वजह यह है कि इस वक्त जो है आपकी सिविलियन गवर्नमेंट और आपकी जो खुसूसन फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट हैं वो फॉरेन पॉलिसी में उनमें हमें कोई तसाद ज़्यादा ऐसा नज़र नहीं आता। तो मेरे ख्याल में एक तो पाकिस्तान ने फॉरेन पॉलिसी पे अहमियत दी, वो अच्छी बात थी। दूसरा ये है कि जो दुनिया के हालात हैं उसमें अब ये ज़्यादा से ज़्यादा अहम हो गया कि हमें देनी पड़ती है। तो चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में हो, चाहे वो FATF में हो, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, ये जो इस हुकूमत के 2 साल हैं ये फॉरेन अफेयर्स के लिहाज से बहुत एक्टिव रहे, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद मीर रियासत के दरबार में बच्चों का मुकदमा लेकर हाजिर होंगे हमारे साथ।